हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ करंट अफेयर के सेशन को। तो जी हाँ गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में आज के सेशन में। तो चलिए गाइज, फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बनने वाला है। जी हाँ गाइज, याद रखना, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होगा। तो चलिए फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने जितने भी दोस्त, कलीग, रिलेटिव्स हैं सभी के साथ सेशन को डिस्कस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक क्या है गाइस? टॉपिक है करंट अफेयर। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि करंट अफेयर कोई भी एग्जाम हो, बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, यूपीएससी है या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिल्कुल गाइज, उसी करंट अफेयर को लेकर आए हैं हम आज के सेशन में। तो चलिए फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त, कलीग, रिलेटिव जो कोई भी हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल टॉपिक है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज करंट अफेयर्स। दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड आई एम योर जनरल अवेयरनेस फैकल्टी। तो गाइज देखिएगा, यहाँ पर हम करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या कुछ देखने वाले हैं। तो फटाफट से बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो देखिए, पहली न्यूज आपकी स्क्रीन पर है और न्यूज है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 750। आई थिंक ये पुरानी न्यूज है गाइस। ओके, बिल्कुल ये अल्ट्रा मेगा सोलर। ओके ठीक है, एक मिनट। हाँ चलिए, सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट ऑन 10th जुलाई 2020 through video conferencing with this it has become the largest solar plant in Asia। बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है भाई, क्या लॉन्च किया है? तो 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट क्या लॉन्च किया है? तो 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट कहां पर विकसित किया है? तो रीवा में। कब किया? तो 10 जुलाई 2020 को, मतलब आज ही इन्होंने ये किया है। और किसके जरिए? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेशन किया है गाइस। बिल्कुल, कैसे किया इनॉग्रेशन? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेशन किया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये रीवा के देखिए ये कहां पर, सबसे पहले तो देखिएगा हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देखेंगे। ठीक है, सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट ओपन हुआ है। कहां पर ओपन हुआ है? तो रीवा में। ओपन कहाँ हुआ है भाई? तो ओपन हुआ है रीवा, रीवा मध्य प्रदेश, एमपी। रीवा के किस जिले में? तो आप देख सकते हैं, सॉरी, रीवा की गुरु तहसील, नाम है गुरु तहसील, रीवा की गुरु तहसील है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, रीवा की गुरु तहसील है, वहां पर इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं, तो ये कितने, तो ये लगभग कितनी दूर में फैला हुआ है? तो 1590 एकर्स लैंड में, 1590 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। ये जो पावर प्लांट की बात करें तो ये स्प्रेड है, ये पावर प्लांट जो है ये स्प्रेड है कितनी दूर में? तो याद रखिएगा 1590 एकर्स में, लैंड में ये फैला हुआ है ये पावर प्लांट। ठीक है, आगे बात करते हैं पावर प्लांट के बारे में। तो प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ था भाई? एक मिनट। हाँ, प्रोजेक्ट का फंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फंड याद रखना 4000 करोड़, 4000 करोड़ के फंड के साथ इसको क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। देखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन राइज होगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर उठेगा, 750 मेगावाट का अभी इनॉग्रेशन हुआ है सोलर पावर प्लांट, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जो कि 750 मेगावाट का, कहां पर ओपन हुआ है भाई? तो मध्य प्रदेश में, रीवा, रीवा की गुरु तहसील, रीवा की गुरु तहसील में मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है सोलर पावर प्लांट। ओके, किसने लॉन्च किया? तो याद रखना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। कब किया? तो 10 जुलाई 2020 को किया है। ठीक है, फंड इंपॉर्टेंट है कितना? तो 4000 करोड़,
4,000 करोड़ के फंड के साथ इसको शुरू किया गया है, राइट। मध्य प्रदेश की बात करें, कैपिटल है भोपाल, ठीक है। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है आनंदीबेन, ठीक है। इसके पहले लालजी टंडन थे, अब दोबारा उनको बनाया गया है, लेकिन ये परमानेंट अभी नहीं बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन 9 जुलाई 2020 लॉयल टेक्सटाइल मिल्स फर्स्ट launched the first reusable PPE personal protective equipment kit of its kind of in the world. It's kind of in the world. Along with reusable PPE kits, reusable garments, garments and zero virus penetrations face mask were also enabled by Loyal Textile Mill. हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है, तो लिखा है यहाँ पर भारतीय विनिर्माण कंपनी है जिसने 9 जुलाई 2020 को लॉयल टेक्सटाइल मिल का दुनिया में अपनी तरह का एक पुनः प्रयोजन पीपीई किट लॉन्च किया है। दुनिया में एक इकलौता ही है ये पुनः प्रयोज्य पीपीई किट के साथ पुनः प्रयोज्य वस्त्र और शून्य वायरस पैड भी लॉन्च किया है। ये एक टाइप का फेस मास्क है जो कि लॉयल टेक्सटाइल मिल्स द्वारा क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो लॉयल टेक्सटाइल मिल्स द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में आते हैं हम, तो देखते हैं डिटेल क्या है इसकी। चलिए तो इस करंट अफेयर की डिटेल देखते हैं भाई, डिटेल्स क्या है इस करंट अफेयर की। तो यहां पर लिखा है, चलिए हाँ, लॉयल किसके लॉन्च्ड बाय, ये पीपीई किट है जो इसको लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा लॉन्च्ड किया गया है? तो लॉयल टेक्सटाइल मिल, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉयल टेक्सटाइल मिल द्वारा। ये जो लॉयल टेक्सटाइल मिल है इसने अग्रीमेंट किया है या कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट किया है और स्विट्जरलैंड बेस्ड है टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी। एक और के साथ इन्होंने एक और जिसके साथ इन्होंने अग्रीमेंट किया है तो वो क्या है ये देखिएगा, वो है टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी। ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी ये कहाँ की है? तो ये टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी जो है ये स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है और उसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है इन्होंने। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन राइज होंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 9 जुलाई 2020 को किस कंपनी ने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की किस कंपनी ने 9 जुलाई 2020 को एक रिज्यूएबल पीपीई किट लॉन्च की है? तब आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? लॉयल टेक्सटाइल मिल ने। किसने लॉन्च किया है? तो लॉयल टेक्सटाइल मिल ने लॉन्च द फर्स्ट रिज्यूएबल पीपीई किट, ठीक है। ये अपने टाइप की वर्ल्ड में एक लौती किट है जो अपनी एक अलग टाइप की किट है, ठीक है। ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है? लॉयल टेक्सटाइल मिल। किसके साथ इन्होंने अग्रीमेंट किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी जो कि कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, उसके साथ मिलकर इन्होंने ये पीपीई किट लॉन्च की। याद रखना कब? तो 9 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट है, Manila based Asian Development Bank recently signed its 3-year memorandum of understanding with the Paris based International Energy Agency in 2017. The renewed MOU was signed on 9 July 2020 for a period of 3 years. हिंदी में क्या लिखा है? तो देखिएगा, लिखा है मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2017 में पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ हाल ही में अपने 3 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू 9 जुलाई 2020 को 3 वर्षों की अवधि के लिए हुआ।
सबसे पहले देखिए एमओयू किसके किसके बीच हुआ है, तो एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसके साथ, पेरिस बेस्ड, पेरिस में है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल ठीक है। तो एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर इसको अग्रीमेंट किया है, अग्रीमेंट किया है किसके साथ मिलकर, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर एक अग्रीमेंट किया है। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये कहां पर है, ये अग्रीमेंट, ये एजेंसी कहां पर है, तो याद रखना ये है आपकी पेरिस में। कहां पर है ये, तो ये पेरिस में है, ठीक है। इनके साथ मिलकर फॉर 3 ईयर, ये एमओयू कितने दिन के लिए हुआ है, तो फॉर 3 ईयर। एमओयू हुआ कितने दिन के लिए है, तो फॉर 3 ईयर, 3 सालों के लिए एमओयू हुआ है। 9 जुलाई 2020 को हुआ, कब हुआ एमओयू, तो 9 जुलाई 2020 को ये एमओयू हुआ है, कब हुआ है, तो 9 जुलाई 2020 को ये एमओयू हुआ है 3 सालों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं और इसकी क्या खास बात है इस एमओयू की, तो देखते हैं। देखो क्यों ओपन किया गया है, तो प्रमोट करने के लिए ओपन क्यों किया गया है, तो टू प्रमोट क्लीन एनर्जी, ठीक है। क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये एमओयू किया गया है, ओके। चलिए तो याद रखिएगा क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एमओयू किया गया है। आगे इसके बारे में और देखते, थोड़ा आपको और डिटेल बताती हूँ, ठीक है। चलिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं, बात करते हैं मनीला, ओके। मनीला की बात करते हैं, तो मनीला फिलीपींस में भाई हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर है, तो एडीबी का, एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किन दो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 3 साल का एमओयू किया है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा एडीबी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो कि पेरिस में है। दोनों ने मिलकर 3 सालों का, कितने साल के लिए, तो फॉर 3 ईयर, 3 सालों के लिए एमओयू किया है। और कब किया है, तो 9 जुलाई 2020 को। एमओयू कब हुआ, तो 9 जुलाई 2020 को हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहाँ है, पेरिस में स्थित है। और क्यों किया गया, तो टू प्रमोट क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एमओयू हुआ है। अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी, एडीबी की हम बात करते हैं, थोड़ा सा एडीबी के बारे में भी जान लीजिए। तो हेडक्वार्टर यहाँ पर लिखा है मनीला फिलीपींस, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो ये देख लेना, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, एडीबी के प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, तो कौन है, प्रेसिडेंट है मस्तासुगु असाकावा, असाकावा, ठीक है। एडीबी के प्रेसिडेंट है तो मास्तासुगु असाकावा एडीबी के प्रेसिडेंट है, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 19 दिसंबर, इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ इसके, इस्टेब्लिश हुआ था तो 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। मेंबर कंट्री टोटल कितनी है, तो 68, एक मिनट, ठीक है। तो 68 मेंबर कंट्री है टोटल, इसमें टोटल कितनी मेंबर कंट्री है, ठीक है। टोटल कितनी मेंबर कंट्री है भाई, तो टोटल 68 मेंबर कंट्री है, याद रखना, ओके। आगे देखते, अब देखते आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन राइज होगा। पहला, किन दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। एडीबी का याद रखना, हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस है, प्रेसिडेंट है मोस्तोगु असाकावा, स्टैब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। मेंबर कंट्री टोटल कितनी है, तो 68। आगे देखते हैं नेक्स्ट। BofA Securities, a foreign brokerage, recently stated that
India's GDP will shrink from 3% to 3% due to the COVID-19 epidemic. Assuming the economy has fully opened up to the next, okay, economy fully opened up to the next. आगे देखते हैं इसके बारे में, तो लिखा है Indian GDP will contact this physical contact with 7% negative growth with some estimate. हिंदी में देखिए क्या लिखा है, एक विदेशी ब्रोकरेज बोफा सिक्योरिटीज ने हाल ही में यह कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से भारत की जीडीपी कितनी हो गई है भाई, तो देखते हैं एक बार। भारत की जीडीपी 3 से 3% ही रहेगी, उससे आगे नहीं बढ़ने वाली। कितनी होगी, तो भारत की जीडीपी 3 से 3% ही रहेगी, तक सिकुड़ गई है। यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था अगले से पूरी तरह से खुल गई है, भारतीय जीडीपी इस राजकोषीय अनुबंध को 7% नकारात्मक वृद्धि के साथ कुछ अनुमानों के साथ अनुबंधित करेगा। ओके, आगे देखिए बात हो रही है, तो बोफा सिक्योरिटी की बात करते हैं। बोफा सिक्योरिटी जो कि एक फॉरेन की ब्रोकरेज कंपनी है, इसने अनुमान लगाया है कि भाई इंडिया की जीडीपी 3% से 3% की रहने वाली है, न बढ़ेगी ना घटेगी। और क्यों भाई, तो कोविड-19 एपिडेमिक की वजह से, जो ये महामारी आई है कोविड-19 की, इसकी वजह से। एज्यूमिंग द इकोनॉमी हैज फुली ओपन, ऐसा कहा जा रहा है कि इकोनॉमी तो पूरी तरह से इंडिया की ओपन हो चुकी है। एंड इंडियन जीडीपी विल कॉन्ट्रैक्ट, फिस्कल कॉन्ट्रैक्ट 7% तक नेगेटिव ग्रोथ होगी भाई। इसमें क्या होगा, तो 7% तक क्या होगा, नेगेटिव ग्रोथ होगी। बात करें तो रिसेंटली इकोनॉमी को थोड़ा सा बेटर करने के लिए रिसेंटली आरबीआई ने ओएमओ का फुल फॉर्म याद रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, हिंदी में खुली बाजार व्यवस्था। ओपन मार्केट ऑपरेशन हिंदी में क्या कहते हैं, खुली बाजार व्यवस्था। तो जो आपका ये ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं खुली बाजार व्यवस्था, इसके जरिए आरबीआई ने रिसेंटली $95 मिलियन के बॉन्ड को परचेस किया था जनता से। इसके अंतर्गत आरबीआई ने 95 मिलियन बॉन्ड को परचेस किया था जनता से, जिससे कि देश में पैसा आया था और थोड़ा सा इकोनॉमी को बेहतर बनाने की ओर एक कदम था। ये ओएमओ क्या होता है, ध्यान से समझना। ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब मैं हूं, जैसे मैंने गवर्नमेंट से कोई सिक्योरिटी परचेस की, राइट, मैंने गवर्नमेंट से कोई सिक्योरिटी परचेस की, और सिक्योरिटी परचेस करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सिक्योरिटी परचेस की, और इसी के बाद मैंने सिक्योरिटी परचेस करने के बाद मैंने, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने आपसे कोई चीज परचेस की, तो बदले में मैं आपको पैसा दूंगी और आप मुझे बदले में वो सामान देंगे। मैं पैसा दूंगी और आप मुझे बदले में सामान देंगे, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन होती है कि जो एक आम आदमी होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है सेविंग के लिए, लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है सेविंग के लिए। उसके बाद क्या होता है, जब देश में मनी फ्लो नहीं होता है, पैसा नहीं होता बाजार में, तो आरबीआई ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है। तो जब बाजार में पैसा नहीं होता तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करता है, वापस खरीद लेता है, और खरीदता है तो बदले में ग्राहक को पैसा देता है। तो ग्राहक क्या करता है, उस पैसे को जब ग्राहक के पास पहुंचेगा तो उसके पास ज्यादा पैसा होगा, तो वो फिर लेन देन खरीदारी शुरू करेगा, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होगी और फिर से देश की इकोनॉमी बेटर होगी। तो ये काम अभी रिसेंटली किसने किया था, आरबीआई ने। याद रखना, एक चीज याद रखना कि जो ओएमओ है, ओएमओ जो है ये एक पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का। मौद्रिक नीति का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो किसी दिन लेक्चर लेके हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आरबीआई जो है ये पार्ट है ओएमओ का, मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं खुली बाजार व्यवस्था, ठीक है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड अ न्यू पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। The main objective of the scheme is to facilitate a medium-long-term debt financing for investment in viable projects for post-harvest management, which is a community farming asset through interest subvention and financial support. हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है, ओके, हाँ, हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पर, वेयर इज पेन, ओके।
लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत एक नए पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फसल उपरांत प्रबंधन के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना, जो ब्याज सबवेंशन और वित्तीय सहायता के माध्यम से सामुदायिक खेती की एक क्या है? संपत्ति है। क्या है? तो सामुदायिक खेती की एक संपत्ति है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यूनियन कैबिनेट को चेयर किसने किया था भाई? तो याद रखना, यूनियन कैबिनेट को चेयर किया था, यूनियन कैबिनेट को चेयर किसने किया था? पीएम। और पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने अप्रूवल दिया है एक्चुअली रिसेंटली। क्या दिया है? अप्रूवल। अप्रूवल कितना? तो पैन सेंट्रल सेक्टर। अप्रूवल किस पे दिया है? तो पैन सेंट्रल सेक्टर स्कीम को। एक ये योजना है पैन सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसको अप्रूवल दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए। तो किसके लिए? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए इसको इन्होंने अप्रूवल दिया है। मेन इसका उद्देश्य क्या है? तो जो किसानों को अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म फसल है कोई, ठीक है, लॉन्ग टर्म फसल में उनको अब अपनी फसल को और बढ़ाना है या फिर अपनी फसल के लिए और उत्पादन करना, तो उसके लिए उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और उचित ब्याज दर या फिर बिना ब्याज दर के उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि भाई आप अपनी खेती को और ज्यादा बढ़ाइए। तो इसके अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया है। योजना कौन सी है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है, स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, उद्देश्य क्या है भाई? तो फैसिलिटी प्रोवाइड करना मीडियम और लॉन्ग टर्म जो किसान है उनको, और इन्वेस्टमेंट करना, उनको पैसा प्रोवाइड करना। ठीक है, ऋण देना उन्हें जिससे कि वो अपनी खेती को सही तरीके से चला सके। राइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सीबीडीटी और सेबी हैव साइंड अ एमओयू। सीबीडीटी और सेबी ने एक एमओयू साइन किया है फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डाटा ट्रांसफर के लिए इसको साइन किया है। द मेमोरेबल वाज साइंड बाय श्रीमती अनुजा सिंह, पीआरआर डीजीआईटी सिस्टम सीबीडीटी एंड डॉक्टर माधवी पुरी बच। ठीक है, फुल टाइम मेंबर है ये, प्रेजेंस ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स बोथ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सेबी वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग। हिंदी में देखिए क्या लिखा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और भारतीय प्रतिभूति, सीबीडीटी और सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दोनों ने अभी एक एमओयू किया, एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए जिसमें श्रीमती ज्ञानता पर श्रीमती द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। अनुजय सिंह पीआर डिजिट सिस्टम सीबीडीटी को, मिस्टर माधवी पुरी बुच पूरे समय सदस्य से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने किया। इसकी तो हिंदी बहुत खतरनाक होती है गाइस। चलिए बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो एक मिनट, अच्छा इसके पहले जो स्कीम थी उसके बारे में एक चीज जान लीजिए फटाफट से। इसके पहले जो स्कीम थी इसके बारे में एक चीज जान लीजिए कि 1 लाख, इसमें फंड कितना है? फंड हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो 1 लाख करोड़ तक का लोन, मतलब कि 1 लाख करोड़ का लोन पूरा इस योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ तक का लोन मिलेगा। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को नहीं, एक वो 1 लाख करोड़ सब में बटा होगा और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में सहायता करेगा। किसमें सहायता करेगा? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या करेगा? ये सहायता करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, आगे बढ़िएगा। लिखा है सीबीडीटी, सीबीडीटी और किसने? सेबी ने क्या किया है? एक एमओयू किया है। सीबीडीटी और सेबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर एक एमओयू किया है। भाई एमओयू क्यों किया गया? तो डाटा ट्रांसफर के लिए, फॉर डाटा ट्रांसफर। ये एमओयू क्यों किया गया? तो डाटा ट्रांसफर के लिए, एक दूसरे की कंपनी में डाटा ट्रांसफर के लिए इस एमओयू को किया गया है। ठीक है,
और ये डाटा ट्रांसफर कैसे होगा, तो रेगुलर बेसिस पर, याद रखना ये डाटा ट्रांसफर कैसे होगा, तो रेगुलर बेसिस पर ये डाटा ट्रांसफर होगा, जिससे मतलब इसका उद्देश्य क्या है, एम है तो फ्रॉड से बचा जा सके। एम क्या है भाई, तो फ्रॉड से बचा जा सके, बस इसी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, फ्रॉड से बचा जा सके या फ्रॉड ना हो उसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। चलिए, सीबीडीटी और सेबी के बीच हुआ है, याद रखना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई में, हेड है अजय त्यागी, क्या करता है, तो फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, a WhatsApp chat called Art Smart Girl Chatline has been implemented by a research team of Cambodian NGO Khana Center for the Population Research and Smart Girl Chatline has offered 24 hours response and support against gender-based violence to female entertainment activists in Cambodia. चलिए, ये बहुत अच्छा एक पहले एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लिखा है कि कंबोडियन एनजीओ खाना सेंटर फॉर पॉपुलेशन रिसर्च, कंबोडियन एनजीओ खाना सेंटर फॉर पॉपुलेशन रिसर्च की एक रिसर्च टीम द्वारा आर्ट स्मार्ट गर्ल चैटलाइन नामक एक व्हाट्सएप चैट को लागू किया गया है। और स्मार्ट गर्ल चैटलाइन ने कंबोडिया में महिला मनोरंजन कार्यकर्ताओं को लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 24 घंटे प्रतिक्रिया और समर्थन की पेशकश की है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में क्या है। बात हो रही है कंबोडियन, कंबोडियन एनजीओ, नाम है खाना, कंबोडियन एनजीओ नाम क्या है, खाना, इसको लॉन्च किया गया है आर्ट ओके, नाम क्या है भाई, इसको एक ऐप जिसको कह सकते हैं वो लॉन्च किया गया है, नाम है आर्ट स्मार्ट गर्ल चैटलाइन, नाम है आर्ट स्मार्ट गर्ल चैटलाइन, नाम क्या है, आर्ट स्मार्ट गर्ल चैटलाइन, ठीक है। ये क्या है, ये एक टाइप का व्हाट्सएप चैट ग्रुप है, व्हाट्सएप चैट ग्रुप है। क्यों लॉन्च किया गया है, तो जो कंबोडिया की जो भी वो होते हैं मनोरंजन कार्यकर्ता, एंटरटेनमेंट एक्टिविस्ट जो होते हैं, उनको उनके साथ जो हर मिनट वायोलेंस होता है उससे बचने के लिए वो डायरेक्ट यहाँ पर अपनी जो भी उनकी शिकायत है उसको लिख सकते हैं। इससे बचने के लिए वो डायरेक्ट यहाँ पर अपनी शिकायत को लिख सकते हैं। आगे इसके बारे में जानते हैं, तो लिखा है इसके लिए जो कंबोडिया है यहाँ की गवर्नमेंट को एक अवार्ड भी मिला था, इसके लिए उसके इस कदम के लिए कंबोडिया गवर्नमेंट को एक अवार्ड भी मिला है, नाम है डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड, नाम क्या है, डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड, नाम क्या है गाइस, तो नाम है डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड मिला है, नाम है डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड, जो कि कंबोडिया गवर्नमेंट को मिला है। तो याद रखना है, कंबोडियन एनजीओ जो कि खाना में उसने एक एक आर्ट स्मार्ट गर्ल चैटलाइन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें कंबोडिया का अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस है उसे किसी भी प्रकार के वायोलेंस का सामना करना पड़ता तो वो यहाँ पर डायरेक्ट उसके बारे में बात कर सकती है और 24 घंटे रिस्पॉन्स के लिए अवेलेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, फ्रॉम द लॉन्च 3 ऑफ द जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, जो कि एक द चाइनीज गवर्नमेंट ओनली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, सक्सेसफुली लॉन्च्ड द कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टार एप स्टार 6D ऑन 9 जुलाई 2020। आगे देखिए हिंदी में क्या लिखा है, तो लिखा है जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के लॉन्च पैड 3 से चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन चीनी सरकार की वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च सेवाएं प्रदान करने का एकमात्र वाणिज्यिक संगठन है, जो कि 9 जुलाई 2020 को संचार उपग्रह स्टार एपी स्टार 6D को सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। बात करते हैं चाइना ने लॉन्च किया है, चलिए गाइस बात करते हैं इसके बारे में। तो चाइना ने लॉन्च किया है, एक मिनट, पैन कार्ड, चाइना ने लॉन्च किया है 3 ऑफ जिचांग सैटेलाइट लॉन्च किया है।
जिचांग सैटेलाइट लॉन्च किया है लॉन्च सेंटर से चाइना ने, जो कि एक ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट की एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसको सक्सेसफुली कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टार एप स्टार के 6D के रूप में लॉन्च किया गया। कब किया गया? तो 9 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। बस याद रखना नाम क्या है, तो नाम है जिचांग सैटेलाइट, ठीक है, लॉन्च की गई है। चलिए, इससे ज्यादा 6D है और कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली ऑन 9 जुलाई 2020 नेपाल बेस्ड मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स एक्सेप्ट फॉर द इंडियन स्टेट ओन्ड दूरदर्शन न्यूज चैनल डीडी न्यूज हैव इशूड अ ब्रॉडकास्ट बैन ऑन ऑल अदर इंडियन न्यूज चैनल इन नेपाल। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, देखते हैं क्या है। हिंदी में लिखा है, हाल ही में 9 जुलाई 2020 को भारतीय राज्य के स्वामित्व वाले दूरदर्शन के समाचार चैनल डीडी न्यूज को छोड़कर नेपाल स्थित मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने नेपाल में अन्य सभी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रसारण और प्रतिबंध लगा दिया है। क्या किया है? तो प्रसारण और प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और क्या किया नेपाल ने? इसके अंतर्गत ही बैन किया है, आपको पता है इंडिया के जितने भी न्यूज चैनल है सभी को बैन किया है। नेपाल में बैन किया गया है इंडिया के सारे ही न्यूज चैनल। आप देख सकते हैं अभी उसका और चाइना का जो भी मैटर चल रहा है, इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है, वो तो ये चीजें तो होनी ही थी, राइट। चलिए इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये कब किया गया? तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नारायण काजी जो है श्रेष्ठ, इन्होंने ये डिक्लेयर किया। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, नाम है नारायण काजी शेर श्रेष्ठ, नारायण काजी श्रेष्ठ, ठीक है, नाम है नारायण काजी श्रेष्ठ। ओके, तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से है नारायण काजी श्रेष्ठ। इन्होंने ये अनाउंस किया है कि भाई अब इंडिया के जितने भी चैनल हैं उन पर प्रसारण, इंडिया के जितने भी न्यूज चैनल हैं उनका प्रसारण अब नेपाल में नहीं होगा। नेपाल में ये पूरी तरह से बैन हो चुका है, ठीक है। तो इसके ओके, ओके, चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्या है तो देखते हैं इसमें और क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। और ओके, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए चैनल बैन कर दिया इंडिया का न्यूज चैनल, नेपाल ने बैन किया। कब किया भाई? तो 9 जुलाई 2020 को। नेपाल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बस। कैपिटल क्या है भाई? तो कैपिटल है काठमांडू, पता है आप सभी को, कैपिटल है काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्या देवी भंडारी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम श्योर आपको चीजें समझ में आई होंगी गाइस। तो सही, थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेट विथ मी। इतनी देर आप अपना पेशेंस बनाकर रखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। गाइस सेशन को शेयर कर दीजिए। आप जहां कहीं भी स्टडी करते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है या फेसबुक कहीं पर भी करते हैं, वहां पर इसको बिल्कुल आप वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये करंट अफेयर पहुंचे और सबको उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इसका फायदा मिले। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेट विथ मी। जल्दी ही मिलते हैं, कल मिलते हैं आपसे फिर से सेम टाइम करंट अफेयर के सेशन में, एक नए सेशन के साथ, नई न्यूज के साथ। आप इसके नोट्स जरूर बना लिया करें गाइस, तो आपके लिए और अच्छा होगा। और देखिए करंट अफेयर को डेली बेस पर पढ़िए, क्योंकि नहीं पता कब से एग्जाम स्टार्ट हो जाए, और जहां आपका एक बार एग्जाम स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यू एग्जाम आपके होंगे, ठीक है। तो ऐसा रिस्क ना लें गाइस, यही मैं आपसे कहूंगी, और अच्छे से प्रिपरेशन करें। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम आ रहा है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए भाई आप सब। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करके भी बताइएगा कि लगता कैसा है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।